बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आशा सरमाल। चलिए शुरुआत करते हैं उत्तराखंड से जुड़ी खबरों की। पौड़ी में बड़ा सड़क हादसा पेश आया है और पौड़ी से दहल चौरी जा रही एक बस अचानक चालक के नियंत्रण से बाहर होकर गहरी खाई में गिर गई। इस हादसे में अब तक 6 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 18 यात्री इस हादसे में घायल हुए हैं। गंभीर घायल यहां पर 10 मरीज हैं जो श्रीनगर बेस अस्पताल रेफर किए गए हैं, जबकि अन्य मरीजों का उपचार जिला अस्पताल में चल रहा है। बस में 28 यात्री सवार थे। मरीजों की तीमारदारों ने यहां अस्पताल की खराब व्यवस्थाओं पर सवाल उठा दिए हैं। अपर जिलाधिकारी पौड़ी ने घटना की जानकारी दी और अस्पताल की ही यहां पर व्यवस्थाओं को दुरुस्त बताया है। वहीं पिछले कुछ साल से उत्तराखंड में लगातार सड़क हादसे पेश आ रहे हैं, जिसमें कई लोगों ने अपनी जान गंवा दी है। तो चलिए आपके सामने कुछ डिटेल्स रख देते हैं, ग्राफिक्स के जरिए आपको दिखा देते हैं कि आखिर कब कब कितनी घटनाएं जो हैं वो पेश आई हैं। देखिए, सबसे पहले उत्तराखंड में सबसे बड़े सड़क हादसे जो हुए 22 फरवरी 2022 को चंपावत में खाई में वाहन गिर गया। दूसरे आप देखिए, जिस तरह से हादसे में वाहन में सवार 14 लोगों की मौत हो गई। 4 अक्टूबर 2022 को पौड़ी में पेश आया ये भीषण सड़क हादसा था। हादसे में यहाँ 33 बारातियों की भी दर्दनाक मौत हुई थी। 2 अप्रैल 2023 में यहां मसूरी देहरादून के अंदर हादसा हुआ और हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई थी, 38 लोग घायल हुए थे। 8 अक्टूबर 2023 को कालाडूंगी में खाई में जो बस थी वो गिर गई और बस में सवार 7 यात्रियों की दर्दनाक मौत हो गई। 12 जून 2024 को यहां गगनानी में ही बस हादसे का शिकार देखिए किस तरह से यहां हो गई और हादसे में 3 महिलाओं की मौत हुई, 26 लोग घायल हो गए। तो ये तमाम बड़े हादसे। 15 जून की बात करें, 15 जून 2024 को रुद्रप्रयाग में टेम्पो ट्रेवलर नदी में गिर गया और हादसे में 6 लोगों की यहां पर दर्दनाक मौत हो गई। 20 अगस्त 2024 को गगनानी में बस गिर गई खाई में और हादसे में 7 लोगों की मौत हो गई, 27 लोग घायल हो गए। 4 नवंबर 2024 को अल्मोड़ा में बस हादसे का यहां शिकार हो गई और एक एक करके आप देखिए किस तरह से सड़क हादसे उत्तराखंड के अंदर पेश आए। ढांचा खड़ा करने से कुछ नहीं हो यहाँ पे, ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि मरीज बैठा हुआ है नहीं सकता यहाँ पे, मरीज तड़प रहा है। एक्सरे होना चाहिए, कंडीशन है क्या, तो रेफर करें बिना एक्सरे के रेफर करना है। लोग क्यों कर रहे हैं? लाइफ में जॉब वो साथ दे रहे हैं ना, कोई यहाँ पे स्टाफ दे रहा है, क्यों नहीं करा? अगर सुना है नहीं, ढांचा खड़ा करने से कुछ नहीं लगा। ये बोल रहे हैं कि इंग्लिश नहीं लिया, हमने जब लेने का मतलब क्या है? सुना यहाँ पे 0 है। अगर यहाँ पे दूसरे लोग नहीं आ सकते तो कौन आया यहाँ पे? कहाँ ले जाएंगे? हमने पता लगाया और लोग बता रहे हैं लगभग 23 के लोग पैसेंजर्स में रहे हैं, जिसमें से 5 लोग की डेथ हो चुकी है। 7 यहाँ हमारे हॉस्पिटल पे हैं पौड़ी में और 10 के करीब हम लोगों ने रेफर किया है। अभी परिस्थितियों का ध्यान दिया जा रहा है, देख रहे हैं कि क्या स्थिति है और हम लोग जो मौके पे गाड़ी है उसका भी हम परीक्षण कर रहे हैं, क्योंकि हो सकता है गाड़ी के नीचे भी कोई हो। उसके हिसाब से मैं SDRF के माध्यम से हम गाड़ी का भी कटान कर रहे हैं और जैसी परिस्थिति होगी आपको संज्ञान में आ जाएगा। क्या कारण रहे होंगे? ये माना जा रहा है कि गाड़ी में जब चली थी तो वहाँ पर खटाक की आवाज आई थी। उनका कहना था पट्टा वट्टा टूट गया गाड़ी का, जिस कारण से गाड़ी डिस्बैलेंस होगी, नीचे को चलेगी। लगभग 150 मीटर नीचे गए थे, हम लोग मौके पे गए थे। नहीं, वो नहीं है। हर व्यक्ति अपने परिवार के लिए जो वो चाहता है कि अच्छे से अच्छी उनकी इलाज हो, उसी परिस्थिति को देखते लोग अपना कर रहे हैं। डॉक्टर यहाँ सीमो तो अपने स्पष्ट कहा है कि हमारे कई क्या कहते हैं जो घायल हैं वो ठीक है, यहाँ पर वो स्टेबल हैं, उनको किसी तरह की समस्या नहीं है। लेकिन हर परिवार का हर व्यक्ति अपने परिवार के प्रति चिंतित है, तो वो लोग अपनी तरफ से ये कोशिश कर रहे हैं कि अपने आप को रेफर करवा सकें। उत्तराखंड में मंदाकिनी, अलकनंदा और भागीरथी नदी पर 24 यहां हाइड्रो प्रोजेक्ट आज भी सुप्रीम कोर्ट में लंबित हैं। सुप्रीम कोर्ट में लंबित होने के कारण अब तक उत्तराखंड में इनका निर्माण पूरा नहीं हो पाया। उत्तराखंड की ऊर्जा सचिव डॉक्टर आर मीनाक्षी सुंदरम ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट में जो जनहित याचिकाएं दाखिल की गई थी उनमें कहा गया था कि इन प्रोजेक्ट को रद्द कर दिया जाए, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि प्रोजेक्ट को ऐसे रद्द नहीं किया जा सकता और इसके रद्द करने के पूरे कारण यहां बताने होंगे। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट के द्वारा एक कमेटी का गठन किया गया। सचिव ऊर्जा डॉक्टर आर जो मीनाक्षी सुंदरम है, उन्होंने बताया कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कैबिनेट सेक्रेटरी की अध्यक्षता में बनाई गई कमेटी में ऊर्जा मंत्रालय, पर्यावरण मंत्रालय और जल शक्ति मंत्रालय और मुख्य सचिव उत्तराखंड को भी इसका सदस्य बनाया गया। ये समिति यहां निरीक्षण करेगी और फिर भारत सरकार को अपनी रिपोर्ट देगी।
सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है वो हमारी 54 पावर प्रोजेक्ट हैं जो भागीरथी, अलकनंदा और मंदाकिनी दोनों के हैं, और उसमें एक एक्सपर्ट बॉडी का गठन किया गया था। तो एक्सपर्ट बॉडी ने उसमें 21 प्रोजेक्ट को करने के लिए क्लियरेंस दिया है। तो उसके बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने वाटर रिसोर्सेज मिनिस्ट्री ने कहा था कि नहीं, हम लोग अलकनंदा और मंदाकिनी में कम्प्लीटली इसको हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट नहीं बनाना चाहते हैं, ये उनका व्यू था। तो कोर्ट उस व्यू से सहमत नहीं थे। कोर्ट ने कहा था कि नहीं, एक एक्सपर्ट बॉडी ने जो है रिकमेंडेशन दिया है तो उसको ऐसे नहीं रिजेक्ट कर सकते हैं। रिजेक्ट करेंगे तो आप बिल्कुल कारण सहित किस कारण से रिजेक्ट कर रहे हैं उस कारण सहित हमें बताएंगे। और फिर उन्होंने ये कमेटी बना दी थी जिसमें कैबिनेट सेक्रेटरी चेयरमैन है, और कैबिनेट सेक्रेटरी के अलावा यूनियन ऑफ इंडिया के 3 सेक्रेटरी, ऊर्जा मंत्रालय, आपकी MOEF पर्यावरण मंत्रालय, और तीसरा जल शक्ति मंत्रालय। उसके अलावा उन्होंने चीफ सेक्रेटरी उत्तराखंड को भी उसका मेंबर बनाया था। तो ये कमेटी स्टडी करेगी और एक्सपर्ट बॉडी 2 के रिकमेंडेशन पर अपना रिकमेंडेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को देगी। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उस पर अंतिम निर्णय लेगा। वो अंतिम निर्णय भी कोर्ट के सामने रखी जाएगी एफिडेविट के माध्यम से। फिर कोर्ट उसमें जुडिशियल रिव्यू भी करेगा। तो ये ऑर्डर का सारांश है। और उसके बाद कमेटी ने 5 प्रपोजल्स को क्लियर किया है। इन 5 प्रपोजल्स में 2 बड़े प्रोजेक्ट हैं और 3 छोटे प्रोजेक्ट हैं। इसके बाद भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने MOEF के माध्यम से सक्षम स्तर पर इसकी अप्रूवल लेनी है, वो प्रोसेस में अभी है। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अभी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट से टाइम सीज किया है इसके अंतिम निर्णय के लिए। तो ये निर्णय जब हो जाएंगे उसके बाद भी वो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में रखी जाएगी और कोर्ट भी अपना व्यू देंगे। और उसमें कोर्ट में डिफरेंट पक्षकार हैं। कुछ ऐसे पक्षकार भी हैं जो एक भी प्रोजेक्ट नहीं चाहते हैं, कुछ तो स्टेट एक पक्षकार है, स्टेट 21 के 21 प्रोजेक्ट चाहते हैं जो एक्सपर्ट बॉडी 2 ने क्लियर किया है। तो अभी थोड़ा 38वें राष्ट्रीय खेलों के लिए मात्र 16 दिन का समय शेष बचा है। तो ऐसे में विभाग तैयारियों को अंतिम रूप देने में जुटा हुआ है। अभी तक खेल विभाग द्वारा 10,000 खिलाड़ियों की मैपिंग की जा चुकी है, जिसमें यहां 1200 से भी ज्यादा खिलाड़ियों द्वारा रजिस्ट्रेशन किया जा चुका है। गोल्फ को छोड़कर सभी खेलों के डायरेक्टर ऑफ कंपटीशन निरीक्षण कर चुके हैं। विशेष सचिव खेल अमित सिन्हा ने बताया कि प्रधानमंत्री 1 दिवसीय दौरे पर यहां देखिए आकर 38वें राष्ट्रीय खेलों का शुभारंभ करेंगे और 5 घंटे उत्तराखंड में ही वो बिताएंगे, जिसे देखते हुए PM सचिवालय भी बनाया जा रहा है। आज हम नेशनल गेम के 16वें दिन पे बैठे हैं और हमारी तैयारी पूरी हो चुकी है। लगभग 10,000 से ऊपर प्लेयर्स को मैपिंग कर लिया गया है जो आएंगे यहाँ पे। उनकी रजिस्ट्रेशन का काम भी शुरू हो गया और लगभग 1200 लोगों ने रजिस्टर भी कर लिया अपने आप को। लगातार हमारी कंट्रोल रूम बैठ के उनको फोन कर रही है ताकि उनकी व्यवस्थाएं, सुविधाएं, रहने, खाने, आने जाने सबकी व्यवस्था हो पाए। तो ये हमारी तैयारी पूरी हो चुकी है। अवस्थापना की सुविधाओं में लास्ट मोमेंट की डीप क्लीनिंग का काम चल रहा है। कैंप्स हमारे लग चुके हैं उत्तराखंड के। तो इस तरह से देखा है तो हम पूरे तरह से तैयार हैं अपने तमाम देशवासियों के लिए जो खिलाड़ी है यहाँ आए, इस स्थान का लुत्फ उठाए। मकर संक्रांति के अवसर पर आदि बद्री में यहां कपाट खुलेंगे और भगवान आदि बद्रीनाथ जी की महाअभिषेक समारोह में और इस अवसर पर पर्यटन विभाग के सौजन्य से आदि बद्री धाम को आकर्षक ढंग से सजाने का काम जारी है। कपाट उद्घाटन की शुभ बेला पर और भगवान आदि बद्रीनाथ जी के माघ मास का पहला श्रृंगार दर्शन के लिए भारी संख्या में लोग आदि बद्री मंदिर पहुंचते हैं और मंदिर और आसपास के इलाकों को भी रंग बिरंगी लाइटों से सजाया गया है। उत्तराखंड में मौसम ने करवट बदल ली है। प्रदेश के एक बार फिर से आप देखिए यहां पर मौसम जिस तरह से बदल रहा है, एक बार फिर बारिश और बर्फबारी हुई है। प्रदेश के हिल स्टेशनों में जमकर बर्फबारी से सैलानियों के चेहरे खिल गए हैं। सैलानी बर्फबारी का जमकर लुत्फ उठा रहे हैं। वहीं जौनसार बाबर जनजातीय क्षेत्र में शुरू हुआ माघ त्योहार का भी क्षेत्र के लोग जहां बर्फबारी के साथ मकर संक्रांतियां और खुशियां मना रहे हैं, वहीं बारिश और बर्फबारी से तापमान में भारी गिरावट देखी जा रही है। लोहारी गांव के क्षेत्र पंचायत सदस्य रमेश चौहान का कहना था कि यहां ये सीजन की तीसरी बर्फबारी है, जिसको देखते हुए यहां पर्यटन विभाग लगातार काम कर रहा है और बीते शनिवार की रात्रि से लोखंडी में रुके हुए हैं। तो भाई आज आया था मैं लोखंडी स्नोफॉल देखने, दिल्ली से स्पेशली स्नोफॉल देखने आया था और
सपना सच हो चुका है। यहाँ पे लाइव स्नोफॉल देखने को मिली, आज सुबह से स्नोफॉल हो रही थी, देख सकते हैं बहुत मजा आ रहा है। जिसको भी स्नोफॉल देखनी है वो लोखंडी में बहुत स्ट्रांगली रिकमेंड करूंगा, क्योंकि यहाँ पे एक तो होटल्स वगैरह, मैनेजमेंट वगैरह सब बहुत अच्छा है और मजा भी बहुत आता है। पीसफुल जगह है, फैमिली के साथ जरूर आइएगा, मजा बहुत आएगा। मैं तो अभी खुद भी अपने भाइयों के साथ निकल जाऊंगा। अभी यहाँ खेलने पीछे साइड बहुत बर्फ है यहाँ पे, बस मैं तो रिकमेंड करूंगा कि आना है जरूर एक बार लोखंडी आना। ये अभी हम दारनाधार चक्राता बंगाल में, और ये चक्राता में सीजन का तीसरा हिमपात है और आप देख सकते हो कितने भारी मात्रा में अभी हिमपात हो रहा है। और पीछे जो आप मेरे पीछे चोटियाँ देख सकते हो वो हिमपात से जो लकदक है, और अभी भी जो लगातार है वो बर्फबारी का दौर जारी है। कहीं न कहीं किसान, बागवान और होटल व्यवसाय है, उनके लिए काफी जो खुशी का पल है कि उनके जो खेती है, बागवानी है और किसान होटल व्यवसाय है, उनके व्यवसाय के लिए कहीं न कहीं शुक्र है और अच्छा समाचार है। तो आइए चक्रोता में और चक्रोता का बर्फबारी का आनंद उठाएं। चलिए, वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। जल्द वापस लौटेंगे, आप बने रहिए हमारे साथ। बहुत कोशिश की, लेकिन फिर भी मैं मां नहीं बन पा रही थी। फिर हमें आईवीएफ के बारे में पता चला और उसकी मदद से हमें बच्चे की खुशी मिली। इसी तरह आईवीएफ ने लाखों कपल्स के सपनों को सच किया है। 1 साल तक अगर कोई संतान ना होने की समस्या से जूझ रहे हैं तो आज ही डॉक्टर से अपना इनफर्टिलिटी कंसल्टेशन कराएं। इंदिरा आईवीएफ, निसंतानता और टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर। कश्मीरी जीआई लेबल मसनूआत की QR कोड की ऑथेंटिकेशन के साथ पेशकश है। फनकाराना दस्तकारी से तैयार करदा हर एक मसनूआत जो कश्मीर की दस्तकाराना तहजीबी पस मंजर की कहानी बयान करती है। इस बात को यकीनी बनाने के लिए कि आपके सामने कश्मीरी फन का हकीकी जौहर ही है, एक लम्हा निकालें और अपने प्रोडक्ट पर QR कोड स्कैन करें। आपकी खरीदारी की सदाकत की तौसीक करने से आपको ये एतमाद मिलता है कि ये एक हकीकी कश्मीरी GI लेबल वाला शाहकार है। विंटर टूरिज्म का बेहतरीन केंद्र है उत्तराखंड। जहां नजर उठाएं प्राकृतिक सौंदर्य ही पाएं। परिवार के साथ शांति की तलाश हो या चाहिए दोस्तों के साथ थोड़ा थ्रिल, सब कुछ मिलेगा यहाँ। आइए उत्तराखंड। इको टूरिज्म, वाइल्ड लाइफ टूरिज्म, एडवेंचर टूरिज्म, हर तरह के विकल्प है मौजूद। जंगलों में लीजिए ट्रैकिंग का मजा, बर्फ से ढकी वादियों में स्कीइंग का लुत्फ, खूबसूरत रास्तों पर माउंटेन बाइकिंग, खुले आकाश में पैराग्लाइडिंग और रॉक क्लाइंबिंग का अपना है रोमांच। मशहूर टूरिस्ट स्पॉट के साथ साथ प्रकृति की गोद में बसे हजारों होम स्टे में मिलता है स्थानीय संस्कृति और पारंपरिक जीवन शैली से रूबरू होने का मौका। उत्तराखंड में हर अनुभव, हर गुजरा पल जिंदगी भर की यादें बन जाता है। आप भी उत्तराखंड में पर्यटन का आनंद उठाइए। आइए उत्तराखंड। एक बार फिर आपका स्वागत है। कोतवाली मंगलौर क्षेत्रांतर्गत नहर पटरी लेबर हरेड़ी के करीब यहाँ पुलिस और बदमाशों के बीच में मुठभेड़ हुई, जिसमें पुलिस ने एक बदमाश को घायल कर दिया, जबकि दूसरा बदमाश मौके से फरार होने में सफल रहा। घायल बदमाश को इलाज के लिए सरकारी अस्पताल रुड़की में भर्ती कराया गया। घटना की सूचना पाकर एसएसपी हरिद्वार प्रमेंद्र सिंह डोभाल सिविल अस्पताल पहुंचे और घटना की जानकारी ली गई। एसएसपी हरिद्वार ने कहा कि फरार हुए बदमाश को पुलिस तलाश कर रही है और जल्द ही उसे भी गिरफ्तार किया जाएगा। आगामी 13 और 14 तारीख से स्नान के मद्देनजर सिटी और देहातों क्षेत्रों में चेकिंग चल रही थी और एसपी ग्रामीण के नेतृत्व में यहाँ पर चेकिंग शाम के समय चलाई जा रही थी। इस बीच मंगलौर के पास से एक गाड़ी बहुत तेजी से निकली थी, जिसे डॉक्टर इंचार्ज मंगलौर द्वारा इंगित किया गया कि गाड़ी बहुत तेजी से निकली है, तो रोकने का प्रयास किया गया, लेकिन वो मोटरसाइकिल लिबरेडी की ओर को मोड़ के नहर पटरी की ओर को भागने लगी। वहाँ पर
पुलिस के द्वारा दूसरी ओर से इंटरसेप्ट करने की कोशिश की। जब उसे रोकने की कोशिश की, उनके द्वारा भागने के प्रयास में पुलिस के ऊपर फायर किया गया। जवाबी फायर में पुलिस ने जो उनको न्यूट्रलाइज किया, उसमें एक व्यक्ति जिसका नाम शेर खान है, उसको पैर पर गोली लगी है। अभी उसके वेयरअबाउट चेक कर रहे हैं। उसमें एक साथी अभी फरार है, जिस पर भी हम लोगों के द्वारा कॉम्बिंग की जा रही है। हमारा फोर्स अभी कॉम्बिंग में लगातार लगा हुआ है और ये जो व्यक्ति है, इसके वेयरअबाउट अभी चेक किए जा रहे हैं। जहाँ तक अभी हमारी संभावना है कि ये हमारी मंगलौर की जो चोरी है जो हुई थी उसमें, और उसके साथ करीब 22 अन्य मुकदमों में इसके ऊपर मुकदमे हैं। करीब 6-7 मुकदमों में ये वांछित भी चल रहा है। तो इसको अभी हॉस्पिटल लेके आए हैं, यहाँ पर इसका भी इलाज चल रहा है। बाकी कॉम्बिंग अभी की जाए। सर, अन्य जनपदों में प्रदेशों में सर मुकदमे दर्ज है, उत्तर प्रदेश में भी सर? हाँ, उत्तर प्रदेश में हापुड़ में ऑलरेडी इस पर मुकदमे हैं, बुलंदशहर में मुकदमे हैं और एक मुकदमे में तो अभी वहाँ से भी वांछित चल रहे हैं। तो अभी उनसे भी संपर्क किया जा रहा है इस बारे में। और अभी दूसरे जो साथी है उसके मसूरी नगर पालिका परिषद के चुनाव को लेकर कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने वर्चुअल के माध्यम से ही कहा। राज्य मंत्री कैलाश पंत, भाजपा महानगर अध्यक्ष सिद्धार्थ अग्रवाल ने मसूरी नगर पालिका परिषद के चुनावों के लिए भाजपा का संकल्प पत्र जारी किया, जिसमें मसूरी के विकास को लेकर पूरा रोड मैप तैयार कर लिया गया है। सभी वर्गों के विकास का ध्यान रखते हुए यहां पर आप देखिए विशेष से काम किया गया। इस अवसर पर कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने भरोसा जताया है कि मसूरी वासियों ने भाजपा के पक्ष में मतदान करने का मन बना लिया है। उन्होंने कहा कि मसूरी नगर पालिका परिषद के चुनावों में कमल खिलना तय है और इस दौरान उन्होंने मसूरी वासियों से भाजपा के पक्ष में मतदान करने की अपील कर दी। राज्य मंत्री कैलाश पंत ने कहा कि मसूरी नगर पालिका परिषद के चुनाव में भाजपा की जीत तय है। उन्होंने कहा कि मसूरी की जनता भाजपा की केंद्र और राज्य की सरकार के द्वारा किए जा रहे विभिन्न विकास कार्य और सभी वर्गों के लिए चलाई जा रही जन कल्याणकारी योजना से प्रभावित है। मसूरी नगर पालिका की निर्वर्तमान रोड द्वारा किए जा रहे भ्रष्टाचार से त्रस्त जनता ने इस बार भाजपा की प्रत्याशियों को आप देखिए किस तरह से लुभाने की भी कोशिश की है, लेकिन प्रत्याशी जिस तरह से अपना मत देने का मन अब बना चुके हैं, जिससे मसूरी नगर पालिका में भाजपा का पूर्ण बहुमत का बोर्ड बन सके। कार्यालय का उद्घाटन हुआ, क्योंकि ये कार्यालय भारतीय जनता पार्टी के लिए बड़ा शुभ कार्यालय माना जाता है यहाँ पर, तो इसके पीछे का हमारा ये भाव भी था। और साथ ही आज हमने अपने संकल्प पत्र का यहाँ पर जो है एक विमोचन करना था, क्योंकि आखिर हमारे यहाँ क्या मिशन है, हम किस थीम को लेके, किस विषय को लेके मसूरी की जनता के बीच में जाने वाले हैं। हमने उस संकल्प पत्र में कि यहाँ की सड़कें ठीक हो, यहाँ पर स्ट्रीट लाइटें ठीक हो, यहाँ जो पार्किंग की बहुत बड़ी अव्यवस्था वो ठीक हो, क्योंकि वास्तव में आज जो मसूरी नगर पालिका की लड़ाई हो रही है ये भ्रष्टाचार और विकास की लड़ाई है। जो लोगों ने इससे पहले मसूरी में को संभाला और उन्हें किस प्रकार भ्रष्टाचार किया वो सब लोगों के सामने है, और दूसरा जिन लोगों ने विकास किया वो भारतीय जनता पार्टी ने किस प्रकार के यहाँ विकास किए हैं, हम उस विकास को और आगे बढ़ाना चाहते हैं। इसलिए सिद्ध रूप से हमने कहा ये एक तरफ भ्रष्टाचार था, एक तरफ विकास है। तो ये जनता को भी तय करना मसूरी की कि आखिर उनको उन लोगों के साथ रहना है जिन्होंने पिछले 5 साल में मसूरी को लूटा, इसका दोहन किया है, अपने लोगों को आगे बढ़ाया, अपनी पार्किंग जो है 10-10 गाड़ियों के लिए बनाई है, अपनी बिल्डिंगों का विस्तार किया, अपने बैंक बैलेंस का विस्तार किया है, किंतु जनता जो मसूरी की है उसको निराशा हाथ लगी है। तो ये आकलन की जो है मसूरी की जनता को करना है, और निश्चित तौर पर मसूरी की जनता कर रही है, वो समझ गई है कि कौन लोग विकास चाहते हैं और कौन लोग जो मसूरी का विनाश चाहते हैं। भारी शब्द बहुत ज्यादा विपक्ष उठा रहा है, क्या भारी से क्या तात्पर्य है? भारी कोई नहीं है, क्योंकि उनके पास कोई मुद्दा ही नहीं है। दूसरा, जब मुद्दा नहीं होता है तो व्यक्ति ऐसी चीजों को लाता है, क्योंकि जिसको काम करना होता है वहाँ बाहरी अंदर का कोई विषय नहीं है। जो लोग अंदर की तरह उन्होंने क्या किया मसूरी के लिए, मेरा यहाँ की पढ़ी हुई है, यहाँ उसने अपनी कॉलेज की शिक्षा प्राप्त की, अपनी प्राथमिक शिक्षा यहाँ प्राप्त की, अपना कर्म क्षेत्र इस क्षेत्र को माना, यहाँ से बिल्कुल पास की रहने वाली है, वहाँ के आज हजारों वोटर यहाँ हैं, उनको सपोर्ट भी है, और इसलिए उनके मन में जब कोई बोलने के लिए उनके पास कोई विषय ही नहीं है, नहीं तो अपने विकास के बारे में बोलते, जब उन्होंने विकास किया ही नहीं है तो बोलेंगे क्या। एक बाहरी सत्ता वाला उनके पास कोई विषय नहीं है। हम कह रहे मीरा जी को खड़ा करो, जो उनकी है उनको खड़ा करो, प्रत्याशी को, उनके वो बिना कागज के बोल नहीं पाएंगे। और मीरा जी आज जितनी पढ़ी लिखी, जितना अपने विषय को रखती हैं, निश्चित तौर पर वो यहाँ के लिए लाभदायक सिद्ध होंगी। बाहरी शब्द कांग्रेस की बौखलाहट को दिखा रहा है, विरोधियों की बौखलाहट को दिखा रहा है, और अपने 5 साल के पापों को छुपाने के लिए जो पैंतरे अपनाए जा रहे हैं ये उसका एक द्योतक है। मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, आपके माध्यम से मसूरी की जनता से ये कहना चाहता हूँ कि ये लड़ाई भ्रष्टाचार के खिलाफ है,
जिस प्रकार से जो स्थिति मसूरी के पिछले 5 सालों में की गई है वो किसी से छुपी नहीं है। पूरा उत्तराखंड उस बात को जानता है, पूरे प्रदेश में उस बात की चर्चा होती है। और मैं आपसे आपके माध्यम से एक और बात कहना चाहता हूँ कि आज तो मैं ये भी सुन रहा हूँ, मैं मसूरी बाजार में अभी घूम रहा था कि कुछ यहाँ प्रचार के माध्यम के लिए कुछ लोगों ने तो पेड टाइप के लोगों को भी इस्तेमाल करना प्रारंभ किया है। तो उस पर भी मसूरी के लोगों को ध्यान देना चाहिए कि जिन पर काम करने के लिए आज कहें तो सामने आए और हमारी प्रत्याशी के साथ ओपन ही हूँ, तो इसमें मेरा क्या कसूर है? और कोई भी कहीं भी पैदा हो सकता है। तो जौनपुर की बेटी हूँ, सुरकंठा ससुराल है, तो ये कोई भी बेटी जो मायके से ससुराल कहीं तो जाएगी। लगता है कि देखिए, ये मुझे बहुत ज्यादा सफाई देने की जरूरत नहीं है इस पे, क्योंकि अभी उनको जो लग रहा है, उनको ये लग रहा है लोगों का जिस तरीके का समर्थन मुझे मिला है उसी समर्थन से वो बौखलाई, और शाम को उन्होंने मेरा फेसबुक प्रोफाइल खोल करके उसको अपने फेसबुक तो निकाय चुनाव को लेकर राज्य भर में प्रचार तेज है। भाजपा, कांग्रेस समेत सभी दल और निर्दलीय प्रत्याशी जोर शोर से चुनाव प्रचार में जुट गए हैं। भारतीय जनता पार्टी निकाय से जुड़ा हुआ घोषणा पत्र लाने की तैयारी कर रही है और इसी के लिए जनता से सुझाव मांगे जा रहे हैं। सुझाव यहां पेटिकाओं के साथ देहरादून में आज 2 वाहन रवाना किए गए, जो अलग अलग स्थानों पर लोगों से सुझाव मांगेंगे। भाजपा के चुनाव प्रभारी ने बताया कि इन सुझावों को शामिल करते हुए बेहतर देहरादून बनाने की घोषणा की जाएगी और घोषणा पत्र तैयार भी किया जाएगा। मसूरी में नगरपालिका चुनाव को लेकर कांग्रेस पार्टी द्वारा मसूरी के विभिन्न क्षेत्रों में जाकर अपने प्रत्याशियों के लिए वोट मांगे जा रहे हैं और इस मौके पर पूर्व सभासद रमेश भंडारी ने कह दिया कि वे पिछले 3 बार से सभासद रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से यहां पिछले 5 सालों में मसूरी का दोहन किया गया है वह दुर्भाग्यपूर्ण है। उन्होंने कहा कि मसूरी नगरपालिका के अधीन आने वाले सभी पर्यटक स्थल और अन्य जगहों को भ्रष्टाचार कर लंबी लीज पर दे दिया गया है, जिसको लेकर मसूरी की जनता निर्वर्तमान वोट से जवाब मांग रही है। कांग्रेस पार्टी की प्रदेश कार्यकारिणी के सदस्य मुरारीलाल खंडवाल ने ही बता दिया कि उत्तराखंड में कांग्रेस पार्टी नगर निकाय के चुनाव में बेहतर प्रदर्शन करने जा रही है और मसूरी नगरपालिका में इस बार पूर्ण बहुमत की कांग्रेस पार्टी की बोर्ड आ रही है। देखो, मैं तो अपने पार्टी हाईकमान का बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा कि जिन्होंने हमारी नगर पालिका परिषद मसूरी के प्रत्याशी के रूप में बहन मंजू भंडारी जी को प्रत्याशी बनाया है और उनका जो पृष्ठभूमि है वो कांग्रेस पार्टी की बहुत जिम्मेदार रही है। उनके पति हमारे रमेश भंडारी जी 3 बार यहाँ पार्षद रहे हैं, उन्होंने बहुत सारे काम यहाँ पर करवाए हैं और अब शेष जो है पार्टी ने उनको जिम्मेदारी दी है कि निकट भविष्य में जब अध्यक्ष बनेगी तो यहाँ के अवरुद्ध विकास को पूरा करेगी। अभी तक जो हमें पता लगा है कि यहाँ विगत 5 सालों से विकास कुछ नहीं हुआ, लोगों को यहाँ पर ठेके दिए गए हैं और उनको 30-30 साल तक। अब आप बताइए कि स्थानीय जो बेरोजगार है, अगर किसी व्यक्ति विशेष को कॉन्ट्रैक्ट 30 साल तक दिया जाएगा और लोग क्या करेंगे? इसलिए बहुत गलत निर्णय हुए। आज जनता जो लामबंद हो रही बहन मंजू भंडारी के लिए जो उनको चेयरमैन के रूप में देखना चाहते हैं और मुझे विश्वास है कि कांग्रेस पार्टी हर वर्ग को साथ लेकर आगे चलेगी, चाहे किसी क्षेत्र का हो, किसी धर्म जाति का हो, सबको मिलकर चुनाव लड़ेगी और जीतेगी भी। यहाँ की जो कांग्रेस के बहुत बहादुर सिपाही है, जिन्होंने पिछले 10 साल 20 साल तक कांग्रेस को जिताने का काम किया है, वो सब उमड़ के आ चुके हैं और लोगों को लगा कि कांग्रेस ने जो प्रत्याशी दिया, सुयोग्य प्रत्याशी दिया है और लोगों का जन सैलाब उमड़ चुका है। लोगों ने मन बना चुका है कि इस बार न निर्दलीय न भाजपा, एक तरफा कांग्रेस को लोग यहाँ समर्थन देने के लिए तैयार है। अगर निवर्तमान बोर्ड की बात करी जाए तो निवर्तमान बोर्ड जो आप देख रहे हैं, विकास कार्य देख। चलिए, बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। इजाजत दीजिए, नमस्कार।